Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. Namaskar, salam, sat sri akal to all of you. Today we are going to start first chapter of economics. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एपिसोड का जिक्र किया था। इस चैनल के माध्यम से आपको डिफरेंट टाइप्स का एजुकेशनल वीडियोज हमेशा अवेलेबल होगा। जो लोग 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पीजी, डॉक्टरेट, रिसर्च इत्यादि से संबंधित हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, उनके लिए यह चैनल काफी संजीवनी का कार्य करेगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, जिनको बेटर एजुकेशन का अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े टीचर से ट्यूशन पढ़ सकते हैं, या जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि कोई नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के हेल्प के मकसद से, निःशुल्क एजुकेशन प्रदान करने के मकसद से इस चैनल को प्रारंभ किया गया है। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, इससे आपको काफी फायदा भविष्य में होने जा रहा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। हम लोगों ने स्टडी किया था कि इनकम इज अ मेन फैक्टर ऑफ पीपल। इनकम, हम लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ ने ही कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स हमेशा वेल्थ, धन के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि धन यानी वेल्थ यानी इनकम वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम अपने नेसेसिटी को फुलफिल कर सकते हैं, यानी हम क्वालिटेटिव लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहैंस कर सकते हैं। इसलिए इनकम जरूरी है, मनी जरूरी है। लेकिन पिछले क्लास में हम लोगों ने यह भी स्टडी किया था कि मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मनी के अलावा हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, जॉब लॉन्गेविटी, कई अदर फैक्टर्स हैं जो लोगों के लिए आवश्यक है। हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया था कि लोगों का गोल, डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, यह एक भास्ट टर्म है और कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म है। डेवलपमेंट एक कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म है। डेवलपमेंट का मीनिंग लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग लगाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था कि एक लैंडलेस वर्कर डेली एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिल जाए, डेली काम मिल जाए, इसको डेवलपमेंट कहता है। एक रिच फार्मर पंजाब का, उसको हाई एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर ज्यादा मिल जाए तो उसको वो डेवलपमेंट कहता है। एक प्रोस्पेरस घर का अर्बन यूथ, उसको मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन और इस प्रकार का इंटरनेट और लैपटॉप इत्यादि मिल जाए, इसको वो डेवलपमेंट कहता है। एक शहर की लड़की, उसको अपने भाई के समान एजुकेशनल फैसिलिटी मिल जाए, लिबर्टी मिल जाए, इसको वो डेवलपमेंट कहती है। हम लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि एक गुजरात का फार्मर सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बनने को डेवलपमेंट मानते थे और मानते हैं। लेकिन नर्मदा की घाटी में जो आदिवासी रहते हैं, जिनका घर सबमर्ज हो गया, पानी में डूब गया, ऐसे लोग जिनके खेत पानी में डूब गए सरदार सरोवर डैम बनने के चलते, ऐसे लोग डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं कि उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, उनको पुनर्वास कर दिया जाए, उनको फिर से मकान दे दिया जाए, उनको फिर से खेती के लिए जमीन दे दिया जाए, इसको वो डेवलपमेंट मानते हैं। यानी
डेवलपमेंट के संदर्भ में लोगों का गोल कॉन्फ्लिक्टिंग है, लोगों का उद्देश्य डेवलपमेंट के मामले में कॉन्फ्लिक्टिंग है। डेवलपमेंट का मीनिंग सभी लोग अलग अलग लगाते हैं। जब एक आदमी डेवलपमेंट का अलग मीनिंग लगाता है, दूसरा आदमी डेवलपमेंट का मीनिंग अलग लगाता है। अब आप ये बतलाइए कि नेशन के डेवलपमेंट का बात है, तब तो फिर सब अपना डफली अपना राग बजाएगा। कोई कहेगा कि नेशन का डेवलपमेंट ये होना चाहिए, कोई कहेगा कि नेशन का डेवलपमेंट ये होना चाहिए। सपोज हम एक बार गांव में गए तो वहां पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी, तो हम क्या सुन रहे थे कि वहां पर दो टाइप के आदमी बात कर रहे थे। एक कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, 4 लेन बन रहा है, ये मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, सब आदमी इस सबका यूज कर रहा है। इस इंडिया तो कहां से कहां चला गया, इंडिया तो वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर आ गया, एक आदमी कह रहे थे। लेकिन वही एक दूसरा आदमी थे, वो कहे कि नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो वो हम उनको गौर से पूछे कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता, तो उनका कहना था कि कैनाल बनना चाहिए था पक्का का, जैसे पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में होता है कि इरिगेशन के लिए जो कैनाल होता है वो पूरा प्लास्टर्ड होता है, पक्का का ढलैया किया हुआ रहता है। अब ऐसे हम लोग के यहां जो कैनाल रहता है तो उसमें क्या रहता है कि बराबर मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, वो कैनाल की गहराई कम हो जाती है, लेकिन पूरा पक्का का रहेगा, उसमें बार बार मिट्टी को साफ किया जाएगा। तो वो कह रहे थे कि कैनाल का सिस्टम होना चाहिए जिससे किसान अपना खेत को बढ़िया से सिंचाई कर सके, फसल का प्रोडक्शन होता, तो इससे किसान को फायदा होता। ये देश में ज्यादा आबादी किसानों की है, तो ये डेवलपमेंट का मीनिंग था। यानी डेवलपमेंट के बारे में, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में लोगों का नोशन यानी आइडिया बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब सवाल उठता है कि अगर जितनी डफली उतना राग है, तो आखिर उतना आइडिया के आधार पर तो नेशन का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्राइटेरिया रखिएगा? तो जितना प्रकार का आइडियोलॉजी है उसको 3 भागों में कंसंट्रेट किया गया है। यानी नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फिर से गौर से सुनिए, इकोनॉमी को 3 प्रकार का डिवाइड किया गया है। इसी लोगों के डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी के कारण संसार के सभी देशों की इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों टाइप के इकोनॉमी का हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा कि शायद संसार के लोगों का जो अलग अलग नोशन है, आइडिया है, उसके आधार पर ये इकोनॉमी का 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो कैपिटलिज्म का यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम डेफिनेशन सबसे पहले बतला रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन। A capitalist economy is a type of economy या is an economy in which the means of production यानी उत्पादन के साधन such as land, factories, जंगल, कैनाल एटसेट्रा, ये सबको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। जमीन से अनाज उत्पन्न होता है, फैक्ट्री से सामान उत्पन्न होता है। तो फिर से सुनिए डेफिनेशन, a capitalist economy is an economy in which the means of production such as land, factories, jungle, canal, etc. are under
द ओनरशिप ऑफ वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब एक व्यक्ति या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्ति समूह के अंदर में होता है, तब इस प्रकार की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। फिर से देखिए, डेफिनेशन का एक पार्ट हम बोले हैं, दूसरा पार्ट फिर से गौर कीजिए। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, जंगल, कैनाल एक्सेट्रा एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म हमने यूज किए थे। अब ये दूसरा पार्ट हुआ इसका। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तात्पर्य उस इकोनॉमी से है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप या आर अंडर द ओनरशिप ऑफ वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगा कि अगर उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, फैक्ट्री, जंगल, कैनाल एक्सेट्रा, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथों में है, तब इस प्रकार की इकोनॉमी को कहा जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब दूसरा पार्ट इसका डेफिनेशन का कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के मीन्स से, फैक्ट्री से, जमीन से जो प्रोडक्शन हुआ उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए एक खेत में 100 क्विंटल चावल का उत्पादन हुआ है, तो वो 100 क्विंटल का क्या होगा कि उसमें कितना खाने के लिए रखा जाएगा, कितना उसमें मार्केट में बेच दिया जाएगा और मनी अर्न किया जाएगा ताकि उससे अदर एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जा सके, या उसमें से धान का कौन सा पार्ट सीड के लिए, बीज के लिए यानी अगले साल बोने के लिए रखा जाएगा रिजर्व। तो ये डिसीजन कौन करता है? ये डिसीजन जो करता है उसी काम को कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फैक्ट्री की बात कीजिए तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जितना प्रोडक्शन हुआ उसको आप सेल करते हैं और उससे जो इनकम हुआ उस इनकम का मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि कितना स्टाफ को तनख्वाह देने में खर्च होगा, कितना मशीन के रिपेयरिंग में होगा खर्च, कितना बचा करके रखा जाएगा, कितना उस मनी में कोई और मशीन खरीदने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये काम जो है कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डेफिनेशन समझिए। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, कैनाल, जंगल एक्सेट्रा एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अंडर द ओनरशिप ऑफ वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेक्स्ट जो फीचर है, ये डेफिनेशन से आपको 2-3 फीचर तो सीधे पता चल रहा है। पहला कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। 2 फीचर तो सीधे पता चल रहा है। अब तीसरा इसका फीचर है, इसकी तीसरी विशेषता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कि द मेन पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर से सुनिए, मेन पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, लाभ अर्जित करने का उद्देश्य ही सबसे प्रमुख होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सपोज कीजिए कि मुकेश अंबानी का है जियो या
जो है भारतीय एयरटेल नामक कंपनी सुनील मित्तल नामक व्यक्ति के ओनरशिप में है। सुनील मित्तल साहब का है एयरटेल, जो मोबाइल सर्विस देता है। एयरटेल कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल। मुकेश अंबानी साहब देते हैं जियो। ये सभी कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में दो प्रकार का चीज प्रोडक्शन हो सकता है, एक तो गुड्स का प्रोडक्शन और दूसरा सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो ये जो हम एग्जांपल दिए एयरटेल का या जियो का, ये सर्विस का प्रोडक्शन है। ये मोबाइल में मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करता है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है ये सब कंपनी। जियो है या एयरटेल है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है, इसका मकसद क्या है? इसका क्या मकसद है एयरटेल का? कि भारत के सभी लोगों का जीवन सुखमय हो जाए, भारत के सभी भागों में लोग मोबाइल का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को सुखमय बना ले। क्या ये मकसद है? ये मकसद हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो उद्देश्य है वो है प्रॉफिट मेकिंग। अगर सिर्फ ये मकसद रहता कि लोगों का जीवन सुखमय हो जाए मोबाइल यूज करके, तो एयरटेल काफी कम सर्विस रेट लेता। जियो जो है काफी कम, जियो प्रारंभ में आपको आया था तो फ्री सर्विस दे रहा था। तो वैसा ही अगर फ्री या बहुत मामूली रकम लेकर के सर्विस देते रहता, तब समझा जाता कि वो जन कल्याण के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन नहीं, और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब कंपनी का हर समय गिर दृष्टि लगा हुआ रहता है कि कैसे टैरिफ बढ़ाएं, कैसे चार्ज बढ़ाएं, मोबाइल के सर्विस को कैसे बढ़ा दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इसका मतलब है कि ये सब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के लिए काम करती है। लेकिन हर एक प्रोडक्शन प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता है। अब जैसे रेलवे चल रहा है इंडिया में, आप ये गौर कीजिए कि रेल का एक टिकट आप कटाते हैं तो आपको तो लगता है कि बहुत महंगा हो गया, इतना रुपया लग गया टिकट कटाने में, हम दिल्ली जा रहे हैं तो इतना का हमको टिकट कटाना पड़ गया। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम है कि 100 रुपया में मात्र 45 रुपया आप दे रहे हैं। 55 रुपया जो है भारत सरकार खजाना से टिकट में जमा की है, यानी 55 रुपीज का सब्सिडी उसमें दिया हुआ है। यानी आप जो टिकट 45 रुपया में खरीदे तो टिकट का कीमत 45 नहीं है, वो टिकट का कीमत है 100 रुपया। तो बाकी का 55 रुपया वो कौन दिया है? तो वो भारत सरकार के खजाने से दिया गया है। इसका मतलब है कि रेलवे का संचालन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के लिए नहीं है। रेलवे का संचालन जन कल्याण के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए, बेनिवोलेंस के लिए। तो इस तरह से दोनों आप मकसद देख रहे हैं कि प्रोडक्शन का दोनों टाइप का मकसद होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्राइवेट प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट फीचर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अन्य फीचर है, अन्य विशेषता है, और वो है कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला घोट प्रतियोगिता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इस कारण से सभी प्रोड्यूसर के बीच गला काट प्रतियोगिता होती है। एक प्रोड्यूसर दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहते हैं और दूसरा प्रोड्यूसर किसी और को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और इस कारण से सभी प्रोड्यूसर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफी जो है कंपटीशन होता है। और ये कंपटीशन किस लेवल पर होता है, तो जरा इसका एक एग्जांपल, ऐसे तो आप अदर कंपनीज में आप समझ ही रहे हैं कि इंडिया में पहले जब प्रोड्यूसर की संख्या कम थी तो एक राजदूत नाम का मोटरसाइकिल होता था और एक बुलेट नाम का मोटरसाइकिल होता था। तो राजदूत मोटरसाइकिल जो है साधारण जो अमीर आदमी थे चलाते थे। बुलेट मोटरसाइकिल जो है बहुत
धनाढ़ आदमी जो है वो चलाते थे, और बाकी कुछ था ही नहीं थी। सबका कीमत, ये सब मोटरसाइकिल का कीमत बहुत ज्यादा था। आप यही समझ लीजिए कि ये सब खरीद लेने वाले को बहुत प्रतिष्ठा की दृष्टि से दिखाता था समाज में। ग्रेजुएशन में हम पढ़ते थे तो मेरे सर का नंबर आ गया था बजाज स्कूटर का, तो सर के यहां हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो करीब 15-20 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाए, दिन रात यही चर्चा करते रहते थे कि बहुत लकी जो आदमी रहता है उसी को स्कूटर का नंबर आता है। लेकिन जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ी, तो आज ये दशा है कि राजदूत मोटरसाइकिल मार्केट में जगह भी नहीं बचा सका। आज ये दशा है कि बुलेट अपने में बहुत मॉडर्नाइजेशन लाया है, तब किसी प्रकार सरवाइव कर रहा है, और इतना ज्यादा मॉडल आ गया है और जिसका कीमत काफी कम हो गया है। एक आटा चक्की का मिल हम देखे थे, उस आटा चक्की के मिल के बगल में एक आदमी आटा चक्की का मिल खोल लिया। तो जो आटा चक्की का मिल चलाता था, तो ये कहानी काफी पुरानी, तो उस समय वो 1 रुपये किलो लेता था आटा का, 1 रुपये करके रेट से। तो दूसरा जो खोल लिया बगल में, तो वो 25 पैसा कम कर दिया, यानी 75 पैसे पर किलो के हिसाब से लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहला था वो क्या काम कर दिया कि फिर 25 पैसा वो भी डाउन कर दिया, अब ये 50 पैसे पर किलो करने आटा पीसने लगा। अब दूसरा जो था वो 50 पैसे के बदले 25 पैसे घटा करके कर दिया, 25 पैसे पर किलो आटा का पिसाई शुरू कर दिया। अब पहला जो था वो क्या काम किया कि फ्री आटा पीसना शुरू कर दिया। तो एक जब फ्री आटा पीसना शुरू कर दिया, तो दूसरा जो था वो भी फ्री आटा पीसना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार का कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोट प्रतियोगिता आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है। एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर डालती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेक्स्ट फीचर है कंज्यूमरिज्म, डोमिनेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी उपभोक्ता का बोलबाला। कंज्यूमर की चांदी हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कंज्यूमर की चांदी हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर की संख्या अधिक होती है। तो इससे क्या होता है कि बेटर क्वालिटी का सामान बनता है, बेटर क्वालिटी का सामान, और इसका फायदा कंज्यूमर को होता है। साथ ही साथ कम पैसे में, कम कीमत में बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल आज संसार के जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, कनाडा, सभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल हैं। इन सभी देशों में कैपिटलिज्म आज प्रचलित है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है, यह है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा एक मिनट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताना चाहते थे, वह है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज, यानी मूल्य का निर्धारण। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेज का डिटर्मिनेशन, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का, यानी कोई भी सामान बना या कोई सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका कीमत का निर्धारण कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन करता है? तो उसका कीमत का निर्धारण करता है मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज, गौर से समझिए, ये लिखा मार्केट फोर्सेज का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई का फोर्सेज, डिमांड और सप्लाई का फोर्सेज। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कीमतों का निर्धारण करता है, यानी किस चीज का कितना कीमत होगा ये कोई आदमी तय नहीं करता, ये मार्केट फोर्सेज तय करता है। ये मार्केट फोर्सेज क्या है? तो मार्केट फोर्सेज कोई टेंजिबल चीज नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मार्केट फोर्सेज कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है। ये मार्केट फोर्सेज इनटेंजिबल थिंग है। ये क्या है? डिमांड और सप्लाई का फोर्सेज। जैसे मार्केट में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? तो हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस,
यानी जिस चीज की सप्लाई आपूर्ति मार्केट में बढ़ गई, उस चीज का कीमत मार्केट में कम हो जाता है। आप लोग गौर करके देखते होंगे, आजकल आम का सीजन है, अगर किसी दिन मार्केट में काफी आम, कई ट्रक आम का सप्लाई हो गया, तो आम हर जगह आपको बिकते दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल सस्ता सस्ता आम आपको मिलेगा, उसका आप फायदा उठा लीजिए। लेकिन यह सोचने की भूल मत कीजिए कि आज आम का ये रेट है तो वो कल भी परसों भी यही रह जाएगा, ये सोचने की भूल मत कीजिए, क्योंकि कीमत का निर्धारण मार्केट फोर्सेज करता है। आज सप्लाई ज्यादा था इसलिए आम का कीमत आज कम था। आज जो जो लोग सप्लाई किए हैं, जो प्रोड्यूसर, उनको घाटा लगा, अब कल वो आम का सप्लाई मार्केट में नहीं करेंगे। नतीजा होगा क्या कि लोअर द सप्लाई हायर द प्राइस, यानी मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा अगर कल, तो वही आम का कीमत कल बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम गया है। इसको कहते हैं मार्केट फोर्सेज, यानी लोअर द सप्लाई हायर द प्राइसेस। सप्लाई अगर कम रहा किसी चीज का, ये गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, सब पर लागू होता है, तो अगर सप्लाई कम रहा तो फिर उसका कीमत बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग पटना में देखते हैं कि काफी पढ़े लिखे लोग यहां हैं, एजुकेटेड लोगों की संख्या काफी अधिक है, यहां आपको कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया विद्वान टीचर आपको मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो यही आप चले जाइए दिल्ली में और बेंगलोर में, तो इतना तादाद में विद्वान लोग नहीं मौजूद रहने के चलते क्या होता है कि वहां ट्यूशन कॉस्ट, वहां टीचिंग कॉस्ट काफी अधिक होता है। आप यहां स्कूल में जितना फीस दे रहे हैं, इसका 4 गुना 5 गुना से कम आपको फीस नहीं मिलेगा दिल्ली जैसे शहर, बम्बई जैसे शहर, बंगलोर जैसे शहर। इतना क्यों, इससे और ज्यादा ये आप स्टडी कीजिए, चले आइए न्यूयॉर्क में, चले आइए वाशिंगटन में, चले आइए लंदन में, तो आपको यहां तो हर जगह प्राइवेट स्कूल भी मिल जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाता है। आप चाहते हैं तो घर में टीचर को बुला लेते हैं पढ़ने के लिए, नहीं लंदन में मिलेगा आपको ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट टीचर, और घर में आकर के पढ़ाने वाला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना तादाद में मैन पावर नहीं है वहां, उतना तादाद में एजुकेटेड इंडिविजुअल्स नहीं अवेलेबल है। इसलिए लोअर द सप्लाई हायर द प्राइस, यानी वहां जो कुछ लिमिटेड मैन पावर है तो उसका कीमत काफी अधिक है। यानी गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर सप्लाई अधिक होगा, हायर द सप्लाई होगा, लोअर द प्राइस होगा, अगर लोअर द सप्लाई होगा, हायर द प्राइस होगा। ये गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, दोनों के ऊपर ये लागू होता है। जैसे आपको बतलाया कि लंदन में एक टीचर का कॉस्ट, टीचर से पढ़ने का कॉस्ट काफी अधिक होगा, कम से कम 1 लाख रुपए एक टीचर का कॉस्ट हो जाएगा आपको लंदन में। और आपको पटना में एक विद्वान से विद्वान टीचर आपको 5,000 से 7,000 में बहुत बड़े बड़े विद्वान टीचर मिल जाएंगे। यही विद्वान टीचर जब लंदन चले जाएंगे, यही विद्वान टीचर जब वाशिंगटन चले जाएंगे, तो वही फिर वहां पर 1 लाख रुपया आपको मंथ का लेना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? वहां पर मैन पावर की कमी है, वहां पर सप्लाई हर एक टाइप के आदमी की कमी है, यानी लोअर द सप्लाई है सर्विसेज का, जिसके चलते हायर द प्राइसेस है। खैर, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवा, नौकरी, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, मूल्य निर्धारण कौन करता है, तो मार्केट फोर्सेज करता है। अब जरा नेक्स्ट टाइप का इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। सोशलिज्म इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। सोशलिज्म क्या है? तो एक टाइप का इकोनॉमी है। सोशलिज्म इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, फैक्ट्री, जंगल, कैनाल एक्सेट्रा। तो सोशलिज्म is a type of economy in which means of production and management of distribution
आर अंडर सोशल ओनरशिप। ये सोशल ओनरशिप के अंडर में होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अंडर में नहीं होता है। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, जंगल, कैनाल एक्सेट्रा जो भी है, या जो भी सर्विस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब क्या होता है? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप में नहीं होता है, एक व्यक्ति के ओनरशिप में या व्यक्ति समूह के ओनरशिप में नहीं होता है, तो सोशल ओनरशिप में होता है। सोशल ओनरशिप का मतलब हुआ स्टेट के ओनरशिप में होता है, यानी पूरे समाज का आधिपत्य होता है, पूरे कंट्री का आधिपत्य होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो सोशलिज्म के डेफिनेशन से यह पता चलता है कि पहला की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर सोशल ओनरशिप। तो यानी लैंड, फैक्ट्रीज, कैनाल, ये जो भी सर्विसेज है, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब आपको सोशल ओनरशिप में होते हैं, प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर सोशल ओनरशिप। तो सोशलिज्म के अंतर्गत क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये कौन करेगा? तो पूरा सोसाइटी करेगी, स्टेट करेगा, सरकार करेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर सोशल ओनरशिप। नेक्स्ट बतलाइए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन सोसाइटी के द्वारा होता है, सोशल ओनरशिप में होता है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड प्रोडक्शन? व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड प्रोडक्शन? तो मेन मोटिव, मेन उद्देश्य जो है प्रोडक्शन का सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो क्या होता है? एक मिनट, मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण। ये उद्देश्य होता है, पूरे समाज की भलाई के उद्देश्य होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है प्राइवेट प्रॉफिट, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है पीपल वेलफेयर, समाज का कल्याण, लोगों का कल्याण, लोगों की भलाई के उद्देश्य से प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज, यानी मूल्य का निर्धारण। जैसे अभी आपने स्टडी किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आपने स्टडी किया कि जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके कीमतों का निर्धारण कौन करता है? अभी बताए थे ना, कौन? मार्केट फोर्सेज। वेरी गुड, मार्केट फोर्सेज करता है, कोई आदमी नहीं करता है। आपको देखने में लगता है कि आदमी कोई कर रहा है, ये गलत है। आदमी कोई नहीं करता है। कोई सब्जी बेच रहा है, परवल बेच रहा है, तो आपको लगा है कि उसको पूछते हैं कि कैसे किलो परवल दीजिएगा, तो 20 रुपए किलो। इसका ये मतलब नहीं समझिए कि ये आदमी तय किया है 20 रुपए किलो उसका कीमत, वो मार्केट तय करता है। वो कैसे तय होता है? तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है। क्योंकि जो 20 रुपए किलो बेच रहा है, अगर वो चाहेगा कि 50 रुपए किलो बेचे, तो बिकेगा उसका? नहीं बिकेगा। अगर वो चाहेगा कि 10 रुपए किलो बेच दे, तो उसका दिवाला हो जाएगा, उसको घाटा लग जाएगा। तो इसलिए मार्केट फोर्सेज तय करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण कौन करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेज नहीं करता है। हाँ, पीपल वेलफेयर के मकसद से होता है। और ये करता कौन है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी करती है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है, यानी केंद्रीय सत्ता जो होती है, सरकार जो होती है, वो करती है। और काहे के लिए वो करती है? तो लोगों के कल्याण के लिए। वो कीमत को कम रखना चाहती है, ताकि गरीब हो, अमीर हो, सब कोई
उपभोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें गुड्स का या सर्विसेज का, इसलिए कीमत को वो जानबूझ करके कम रखना चाहती है। जैसे एक मिनट, इंडिया में आप देखते हैं पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, एलपीजी का दाम, ये सबको बहुत हद तक अभी भी कंट्रोल करती है एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि कहने के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये सब कहने के लिए तो ये सब फ्री कर दिया गया है, यानी मार्केट फोर्सेज के आधार पर ये डिसाइड करेगा। लेकिन वास्तविक रियल स्टेटस ये है कि ये सब अपने आप के ऊपर स्वतंत्र नहीं है, इसको सरकार हमेशा कंट्रोल करती है। अगर ये सब स्वतंत्र रहता तो इंटरनेशनल लेवल पर जब क्रूड का कीमत बढ़ता तो भारत में डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ जाता। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का भाव गिरता तो भारत में डीजल पेट्रोल का भाव कम हो जाता। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है डीजल का, पेट्रोल का, एलपीजी का दाम कभी कभी बढ़ाती है और कम करने का तो लगभग नहीं करती है। शायद ही मैंने रेयर कोई एग्जांपल होगा जिसमें एक आध बार करती है, एक आध बार कोई, और वो भी करती है तो कैसे करती है, दिलचस्प बात है। वो भी एक आध बार करती है तो क्यों करती है, तो कोई चुनाव वगैरह होने का रहता है, कोई इलेक्शन वगैरह होने का रहता है, तब वो चांस रहता है कम होने का। उसका मकसद क्या है, सरकार का अंदर से प्रेशर, अंदर से सरकार कहती है कि कीमत को कम करो, महंगाई कम करो। सब कुछ का कीमत डिपेंड करता है डीजल पर, पेट्रोल पर, एलपीजी पर, सब कुछ का कीमत डिपेंड करता है। तो सरकार अंदर से दबाव डालती है तब उसका कीमत। ये हुआ सेंट्रल अथॉरिटी। अब देखिए, तो आपने अभी स्टडी किया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का तात्पर्य एक ऐसी इकोनॉमी से है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेज नहीं करता है, बल्कि एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। सेंट्रल अथॉरिटी यानी कहिए उसको सरकार, आप सिंपल भाषा में कहना चाहते हैं तो उसको सरकार कहिए, कि सरकार निर्धारित करती है। अब इसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी का अदर फीचर है, अदर एग्जाम्पल। अब देखिए कि एग्जाम्पल इसमें होगा कि वियतनाम, क्यूबा, ये सभी कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ऐसे तो चाइना कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाला कंट्री चाइना है, लेकिन चाइना वास्तविक तौर पर जो है वो कैपिटलिज्म के अधिकांश प्रिंसिपल को अपना लिया है। इसलिए चाइना पॉलिटिकली तो है कम्युनिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन इकोनॉमिकली जो है चाइना में तो कैपिटलिज्म की बाहर है। इस कारण से चाइना को सोशलिज्म का बेस्ट एग्जांपल हम लोग पहले पढ़ाते थे तो कहते थे, लेकिन अभी तो बोलने में भी जो है हिम्मत हमको नहीं होती कि चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री कहें, जबकि थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, क्योंकि चाइना इज नीदर अ कैपिटलिस्ट कंट्री, चाइना इज नॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो है कौन सी, तो है कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन कहने के लिए खाली पॉलिटिकली कम्युनिस्ट कंट्री है। इकोनॉमिकली तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा चाइना में है। लेकिन खैर, चाइना के अतिरिक्त वियतनाम, क्यूबा, निकारागुआ, ये सभी कंट्रीज हैं जो अभी भी सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सोशलिज्म के अंतर्गत कट थ्रोट कंपटीशन प्रोड्यूसर में नहीं होता है, यानी कुछ ही प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट, सोशलिज्म के अंतर्गत जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, क्योंकि वहां हर एक आदमी को जॉब होता है। वहां नाली साफ करने का भी नौकरी ही होता है, वहां रोज झाड़ू बहारने का भी वो नौकरी ही होता है, और हवाई जहाज चलाने का भी नौकरी ही होता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट इसमें कम होती है, कैपिटलिज्म में अधिक होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो आपको डोमिनेंस ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल होता है, यानी जो शक्तिशाली है आपको उसका बोलबाला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आदमी सशक्त है, ताकतवर है,
वो आदमी जो है प्रोग्रेस करता है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रोग्रेस करता है। जो अमीर है वो काफी अमीर होता चला जाता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सबों का होता है। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तात्पर्य ऐसे इकोनॉमी से है जिसके अंतर्गत जो शक्तिशाली है वो काफी आगे बढ़ जाता है, एक विकास की दौड़ में वो सबसे आगे हो जाएगा जो पावरफुल है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है और एक दूसरा अपाहिज है, तो पावरफुल आदमी जो है अपाहिज का कंधा पकड़ करके साथ लेकर के विकास की दौड़ में दौड़ेगा। तो यानी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो इसमें प्रॉफिट सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसको होती है? तो जो कमजोर है, पुअर है, डिप्राइव्ड है, इम्पोवरिश्ड है, हैंडीकैप्ड है, ऐसे को एक प्रकार से संरक्षण की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को बेनिफिट होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेनिफिट किसको होता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेनिफिट होता है जो काफी सशक्त होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, ऐसे लोगों को काफी प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। अब तीसरा टाइप का इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन समझिए। A mixed economy is that type of economy in which means of production like land, factories, jungle, canal, etc. and the management of distribution are under private ownership as well as social ownership. गौर करके सुनिए डेफिनेशन कि इसमें दोनों ही ओनरशिप पाया जाता है। प्राइवेट ओनरशिप भी होता है और सोशल ओनरशिप भी होता है। ये हुआ आपको मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसको भी फलने फूलने का मौका दिया जाता है, उसको भी समाज का, देश का डेवलपमेंट करने के लिए वो अपना शक्ति का उपयोग करे। और इसमें सरकार भी लोगों के डेवलपमेंट के लिए अपना प्रोडक्शन का कार्य करती है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन अपने स्वयं करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जितना डेवलपिंग कंट्री है, ये सभी मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल हैं। आप इंडिया को आसानी से समझ सकते हैं इंडिया की सहायता से कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या चीज है। कि इंडिया में आप प्राइवेट प्रोड्यूसर भी देख रहे हैं। अभी आपने एग्जांपल लिया था आपको मुकेश अंबानी का, जियो नामक जो है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, मुकेश अंबानी। आपने भारतीय एयरटेल यानी जिसका प्रोडक्ट एयरटेल के नाम से जाना जाता है उसका एग्जांपल लिया। सुनील मित्तल साहब का ये कंपनी है, वो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन आप ये भी इंडिया में जानते हैं कि बीएसएनएल भी एक कंपनी है और बीएसएनएल का मालिक जो है भारत सरकार है। हालांकि इसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन अभी भी मिला जुला करके सरकार के ओनरशिप में है। तो बीएसएनएल का आप लोग जो है देखिए उसकी कार्य प्रणाली, तो आपको पता चलेगा कि ये पीपल वेलफेयर के लिए काम करता है। कैसे? तो बीएसएनएल का अदर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कीमत हमेशा कम रहेगा। दूसरा जो है, मान लिया कि कोई कंपनी अगर आप रिचार्ज नहीं करवाए तो वो बंद हो जाएगा उसका सर्विस, बीएसएनएल का बंद नहीं होगा। तो डेटा यानी इंटरनेट दूसरा कंपनी का महंगा रहेगा, बीएसएनएल का सस्ता रहेगा। अब देखिए बीएसएनएल के अधिकारियों को दरअसल ये प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है घूस दे करके उसको करप्ट करके सर्विस उसका चौपट करता है। नहीं तो हकीकत है कि बीएसएनएल के ही इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टावर, उसके केबल के ऊपर ये सब प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है, भारतीय एयरटेल या जियो वगैरह जो है, ये डिपेंड करता है। और तब भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्या कि बीएसएनएल का सर्विस खराब है। लोग कहते हैं कि बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, तब भाई साहब नहीं लगेगा, बीएसएनएल, भाई साहब नहीं लगेगा। ये ऐसा क्यों है? ये प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर का काम कर जाता है, बीएसएनएल का बढ़िया काम नहीं करता है। क्यों? ये प्राइवेट सर्विस प्रोड्यूसर ही उसको पैसा देकर के, घूस देकर के उसके सर्विस को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता है, जिससे कि प्राइवेट सर्विस प्रोड्यूसर का ज्यादा प्रॉफिट हो सके।
आप रेलवे का भी आपने एग्जांपल लिया, तो इंडिया में रेलवे का संचालन जो है भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। तो यानी इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है पीपल वेलफेयर, इसका प्राइवेट प्रॉफिट है। इस कारण से अभी आपको बताया कि रेलवे का एक टिकट कटाइएगा तो आप मात्र 45% उसका मनी दीजिएगा, 55% भारत सरकार अपने खजाने से देगी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है दोनों प्रकार का प्राइवेट ओनरशिप और सोशल ओनरशिप दोनों पाया जाता है। इसका एग्जांपल हुआ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना, युगांडा, जंजीबार, बहुत सारा जो भी डेवलपिंग कंट्री है सब इसका एग्जांपल है। तीसरा हुआ कि इसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस का डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेज भी करता है और सेंट्रल अथॉरिटी भी करता है। जैसे कुछ चीजों का प्राइस डिटर्मिनेशन आपको मार्केट फोर्सेज करती है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग जाते हैं परवल खरीदने, हम लोग जाते हैं आम खरीदने के लिए मार्केट में, वहां पर प्राइवेट प्रोड्यूसर बैठा हुआ है और वहां पर मार्केट फोर्सेज तय कर रहा है कि परवल का आज रेट क्या होगा, परवल का कल रेट क्या होगा, ये मार्केट फोर्सेज तय कर रहा है। लेकिन वहीं पर एलपीजी का कितना कीमत होगा, डीजल कितने रुपए लीटर मिलेगा, पेट्रोल कितना रुपए लीटर मिलेगा, ये सेंट्रल अथॉरिटी तय कर रही है। यहां इंडिया में दोनों हो रहा है। देखिए यही मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक बस से आप दिल्ली चले जाइए या कलकत्ता चले जाइए, उसका कीमत देखिए, या रांची चले जाइए बस से, देखिए उसका भाड़ा काफी अधिक रहेगा। और आप ट्रेन से चले जाइए रांची, देखिए उसका भाड़ा काफी कम रहेगा, क्योंकि ट्रेन जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है और इस कारण से उसका मकसद पीपल वेलफेयर है, इसलिए उसका फेयर बहुत कम रहता है। लेकिन बस जो है प्राइवेट व्यक्ति का ओनरशिप में है और इसलिए बस का फेयर काफी अधिक रहता है। तो यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पर्पस से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो है पीपल वेलफेयर के पर्पस से भी होता है और प्राइवेट प्रॉफिट के पर्पस से भी होता है। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है वो प्रॉफिट मेकिंग मकसद से प्रोडक्शन करते हैं और पब्लिक सेक्टर जो होती है यानी गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोडक्शन करती है पीपल वेलफेयर के मकसद से। यहां जहां तक बात है कि कट थ्रोट कंपटीशन और कंज्यूमरिज्म का, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही चीजें पाई जाती है। कट थ्रोट कंपटीशन भी होता है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में कई प्रकार के प्रोड्यूसर पाए जाते हैं और सभी प्रोड्यूसर के बीच आपस में कंपटीशन होता है। जैसे आज से कुछ वर्षों पहले, पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं याद होगा, मोबाइल उस समय बहुत महंगा था, मोबाइल हम रखते थे। आ गया कहीं एक कंपनी अचानक, एयरटेल आ गया, रिलायंस आ गया, जो है जिसको जियो कहते हैं, इसका पहले लोग रिलायंस बोलते थे, तो रिलायंस आ गया, आपको टेलीनॉर आ गया, यूनिनॉर आ गया, बहुत से प्रकार का कंपनी आ गया और नतीजा हुआ कि कट थ्रोट कंपटीशन हुआ, इतना में कीमत कम हुआ कि कई कंपनी बंद हो गया, यूनिनॉर तो टेलीनॉर सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। यहां बचा कौन? तो बचा सिर्फ जो पावरफुल कंपनी थी, एयरटेल बच गया और रिलायंस बच गया, जिसको आज जियो के नाम से आप जान रहे हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन भी आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है प्राइवेट प्रोड्यूसर के बीच, और पब्लिक सेक्टर जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करती है, वो तो उसको पीपल वेलफेयर से काम है, उसको घाटा लगे या लाभ हो उससे को तो मतलब है नहीं सरकार को। इसी के साथ ये टॉपिक आज हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ये चैनल पूरी तरह से रिमोट एरिया में या जो नीडी लोग हैं जिनको क्वालिटेटिव एजुकेशन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को फ्री ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए ही, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने के मकसद से ही इस चैनल का जो है प्रारंभ किया गया है। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।